अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। एंड बेटा, दिस इज द अमेंडमेंट वीडियो फॉर सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग, जिनका भी अटेम्प्ट सितंबर 2025 में है, उसके बाद है। बेटा, आपके सिलेबस के अंदर एक अमेंडमेंट आई है विच इज इन द टॉपिक एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या अमेंडमेंट आया है, देखते हैं। बेटा, आप लोगों ने एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब टॉपिक करा होगा, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आपने देखा होगा कि हम एंटिटीज को दो कैटेगरी के अंदर बांट के चल रहे थे। एक हमने कहा था नॉन कंपनी एंटिटीज, और दूसरा हमने कहा था कॉर्पोरेट एंटिटीज, राइट। तो नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए आप चार लेवल के अंदर बांट के चलते थे। लेवल यस वन सर। को आप साइज बोल देते थे, लेवल टू को आप मीडियम बोल देते थे, लेवल थ्री को आप स्मॉल, एंड लेवल फोर को आप माइक्रो बोल देते थे। यस सर। तो ये वाला जो आपका क्राइटेरिया था एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ये जो क्लासिफिकेशन दी गई थी, दिस क्लासिफिकेशन वाज एज पर द 400th मीटिंग जो 2021 में हुई थी। अब आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, इसको चेंज कर दिया है। ये अमेंडमेंट आ तो पहले ही गई थी, बट दिस वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर माय अटेम्प्ट, बट दिस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अपकमिंग अटेम्प्ट, दैट इज सितंबर ऑनवर्ड्स। तो यहां पर इन्होंने बोल दिया कि क्या चेंज आया है। चलो हम ये क्राइटेरिया एक बार पढ़ेंगे। द रिवाइज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कंपनी एंटिटीज। नॉन कंपनी एंटिटीज को पहले आप बांटते थे लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री एंड लेवल फोर में। अब वो काउंसिल की मीटिंग हुई बेटा, 433rd मीटिंग। कब हुई थी ये मीटिंग? अगस्त 13 से अगस्त 15 2024 के बीच में मीटिंग करी गई थी, यानी लास्ट ईयर ये मीटिंग हुई थी। इन्होंने कंसीडर करा द रिवाइज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन कंपनी एंटिटीज फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द आईसीआई टू द नॉन कंपनी एंटिटीज एंड रेकमेंडेड टू रिवाइज द सेम। मीटिंग करी गई, जो क्राइटेरिया था उसको रिवाइज करा गया, रेकमेंड करा गया कि भी कंपनीज नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जो रिवाइज स्कीम थी नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए, कह रहे हैं कब से लगेंगी, कह रहे हैं जो आपका अकाउंटिंग पीरियड कमेंस हो रहा है 1 अप्रैल 2004 एंड उसके बाद। तो 1 अप्रैल 2024 से जो भी अकाउंटिंग पीरियड आपको शुरू हुआ, कहते हैं उसके अंदर आप लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री एंड फोर नहीं बोलेंगे। आप वहां पर क्या बोल के चलेंगे? यहां पर इन्होंने बोल दिया कि अब आप एंटिटीज को दो कैटेगरी के अंदर बांटोगे। फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी नॉन कंपनीज को अब दो कैटेगरी के अंदर बांटेंगे। पहली कैटेगरी वो बोलता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और दूसरी कैटेगरी बोल दिया लार्ज एंटिटीज। तो पहले आपका क्या था? लार्ज एंटिटी वॉज लेवल वन, ठीक है। मीडियम कौन सी थी बच्चों? लेवल टू। स्मॉल कौन सी थी? लेवल थ्री। एंड माइक्रो क्या थी? लेवल फोर था, राइट। अब इन्होंने क्या कर दिया, जो मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटिटीज थी उनको एक साथ कर दिया, और दूसरी कैटेगरी बना दी लार्ज एंटिटी। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी को एमएसएमई बोल दिया, और दूसरी बोल दी लार्ज एंटिटीज। कहते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम साइज एंटिटी का मतलब क्या है? एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, नॉन कंपनी एंटिटी जिसकी इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, ना ही इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। जो कि एक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ठीक है। जिसकी टर्नओवर किससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही? 250 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी इस टाइप की कुछ डेफिनेशन जो है वो पढ़ी हुई है, राइट। यस। क्या आप जो यस सर। एसएमसी और नॉन एसएमसी करते हो वहां पर भी आपकी कुछ सिमिलर सी लिमिट्स थी? यस सर। तो वहां पर वो जो लिमिट्स थी इन्होंने कह लो एट पार लेकर आ गए हैं। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के अंदर बोल दिया कि 250 करोड़ से ज्यादा अगर टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रही है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूडिंग द अदर इनकम, तो यू आर अ एमएसएमई। कहते हैं जिसकी बोरविंग्स जो हैं 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में किसी भी टाइम पे अगर ढाई उनकी बोरविंग किससे ज्यादा नहीं है बच्चों? 50 50। करोड़ से ज्यादा नहीं है, ठीक है। और लास्ट क्या बोलता है? जो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है किसी भी ऐसी एंटिटी की विच इज नॉट अ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी। अब आगे उन्होंने क्या बोला? फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज एक नॉन कंपनी entity shall qualify as micro, small and medium size entity if the condition mentioned therein are satisfied at the end of the relevant accounting period। कह रहे हैं अगर साल के एंड में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? एमएसएमई वो कहलाएगी। अब इन्होंने बोला कि लार्ज एंटिटी जो होता है वो नॉन कंपनी एंटिटी है, दैट इज नॉट अ एमएसएमई। लार्ज एंटिटी क्या है? एक नॉन कंपनी एंटिटी जो एमएसएमई नहीं है। कह रहे हैं जो टर्म स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है
और एसएमई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूज होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कई बार हमें बेयर टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लिखा होगा या एसएमई लिखा होगा। कह रहे हैं अब आप उसको क्या पढ़ोगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पढ़ के चलोगे, ठीक है, और एमएसएमई रिस्पेक्टिवली पढ़ के चलोगे। कह रहे हैं फर्दर, कह रहे हैं जो आपके लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 एंटिटीज जहां पर भी यूज हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, अब आप उसको लेवल 2 3 4 ना बोल के आप उसको माइक्रो स्मॉल और मीडियम साइज एंटिटी बोलोगे। आप लोगों के साथ बेटा मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 भी जब करवाया था तो वहां पर भी मैंने आपको कुछ लिख पाया था ये स्टैंडर्ड किसके ऊपर लगता है, कौन से लेवल पे लगता है। तो वहां पर आप एमएस जानते हैं अब क्या हम पढ़ने वाले हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटिटी लेवल 2 3 4 की जगह आ जाता है। कह रहे हैं लार्ज एंटिटीज जो होती हैं, कहेंगे उनको ये स्टैंडर्ड सारे के सारे स्टैंडर्ड कंप्लाई करके चलने हैं इन फुल। वैसे ही कर दिया जो कंपनीज के केस में होता था, यानी जो नॉन एसएमसी होती थी उसको सारे स्टैंडर्ड लगाने होते थे। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि अगर आप लार्ज एंटिटी हो चाहे आप नॉन कॉर्पोरेट हो, आप सारे स्टैंडर्ड आप लगा के चलोगे। कह रहे हैं कुछ एक एग्जाम्पशन और रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी गई किसको, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को। अब जो एग्जाम्पशन दी गई है, रिलैक्सेशन दी गई है, वो इन्होंने एनेक्स्टर 1 के अंदर बता रखी है। कह रहे हैं अब ये जो अनाउंसमेंट है ये सुपरसीड करके चल रही है कौन सी अनाउंसमेंट को, जो अनाउंसमेंट आपके स्टडी मेट में ऑलरेडी गिवन है मार्च 2021 वाली, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कंपनी एंटिटी फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कह रहे हैं ये अनाउंसमेंट रेलिवेंट नहीं है नॉन कंपनी एंटिटीज के लिए जिनको इंड एस फॉलो करके चलना है। यानी अगर आप कोई ऐसी नॉन कंपनी एंटिटी है हु इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द इंड एस, तो कह रहे हैं आपके ऊपर ये वाला नहीं लगेगा। या फिर और काउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर द रेलिवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अगर कोई रेलिवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के चलते आपको एस फॉलो करके तब आपके ऊपर ये ला क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे। कह रहे हैं ये जो अब चेंजेस अराइज हुए हैं फ्रॉम दिस अनाउंसमेंट वो इनकॉर्पोरेट करे जाएंगे इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड while publishing the updated कंपेंडियम ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा आपका इंस्टीट्यूट क्या करता है, टाइम टू टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ना मटेरियल निकालता रहता है। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर चेंज हुए होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो उन चेंजेस को क्या कर लेते हैं, इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अपने चेंज कर देंगे उस टेक्स्ट के अंदर। तो जहां पर उन्होंने लेवल टू थ्री फोर लिख रखा होगा उसको वो रिप्लेस किससे कर देंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से कर देंगे। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की हम बात करके चलें, कहेंगे एक एमएसएमई जो कि अवेल कर रही थी एग्जाम्पशन और रिलैक्सेशन गिवन टू इट शेल डिस्क्लोज। कह रहे हैं अगर एक एमएसएमई जो है वो क्या करके चल रही है, एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन अवेल करके चल रही है, ठीक है, तो उस डिस्क्लोज करके चलेगी बाय वे ऑफ नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फैक्ट कि वो एक एमएसएमई है और उसने कंप्लाई करा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ इन सो फार दे आर एप्लीकेबल टू एमएसएमई। ठीक है, आपको बताना होगा कि आप एक एमएसएमई हो और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ऊपर लग रहे हैं आपने उसके साथ क्या करा है, कंप्लाई करके चला है। कह रहे हैं जहां पर एक एमएसएमई जो है उसने क्वालिफाई करा है किसी एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन के लिए, प्रीवियसली कर रही थी क्वालिफाई, बट अब वो क्वालिफाई नहीं कर रही है रेलिवेंट एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन के लिए, तो जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं वो एप्लीकेबल करंट पीरियड से होंगी। और जो फिगर्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड की ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, आपको वो रिवाइज करने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, मेरली किस वजह से, कि अब आप एमएसएमई नहीं रहे। यानी हमने क्या बोला, आप पहले एमएसएमई थे, आपको इसके चलते कोई एग्जाम्पशन मिल रही थी, कोई रिलैक्सेशन मिल रही थी, लेकिन अब आप एमएसएमई नहीं रहे। तो कह रहे हैं अब आप एमएसएमई नहीं हो तो अब तो आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने पड़ेंगे, सारी रिलैक्सेशन एग्जाम्पशन हट गई आपकी। तो कह रहे हैं आप ये जो लगा के चलोगे रिक्वायरमेंट, अब करंट पीरियड से लगा के चलोगे, आपको प्रीवियस ईयर की फिगर्स को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि अब आप एमएसएमई नहीं रहे। द फैक्ट दैट कि इट वाज एन एमएस इन द प्रीवियस पीरियड एंड उसने एग्जाम्पशन अवेल करी थी, रिलैक्सेशन अवेल करी थी, बस वो आपको नोट्स के अंदर डिस्क्लोज करके चलना होगा। आपको ये फैक्ट लिख के चलना होगा नोट्स के अंदर कि हमने जो प्रीवियस पीरियड की फिगर्स हैं, ठीक है, हैव नॉट बीन रिवाइज्ड, कि प्रीवियस ईयर की फिगर्स को हमने रिवाइज करके नहीं चला है। कह रहे हैं एक एंटिटी जो पहले एमएसएमई नहीं थी लेकिन सब्सिक्वेंटली एमएसएमई बन जाती है, तो हमने बेटा क्या सिमिलर पॉइंट पढ़ रखा है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में ही पढ़ा था पुराने में, और हमने ये एसएमसी और नॉन एसएमसी में पढ़ा हुआ है कि अगर पहले आप क्या थे, पहले आप नॉन एसएमसी थे, ठीक है, या पहले आप ये क्या थे, नॉन एसएमसी थे, और अब आप क्या बन रहे हो, एसएमसी बन रहे हो। तो जो एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन इस एसएमसी को मिल पाती हैं, आप क्या इसको इमीडिएटली मिल पाएंगी, नहीं, कहते हैं आपको 2 साल एसएमसी रहना पड़ेगा। हमने कॉर्पोरेट एंटिटीज के केस में भी ऐसा पढ़ा हुआ है, सेम चीज यहां पर आ गई है। कह रहे हैं अगर आपको 2 साल एमएसएमई
रहते हो कंसेक्यूटिव ईयर्स, तब आप एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन अवेल कर पाएंगे। कह रहे हैं अगर एक एमएसएमई ऑप्ट करती है कि उसको एग्जाम्पशन एंड रिलैक्सेशन अवेलेबल जो है एमएसएमई को, वो नहीं करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बट नॉट ऑल ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आप डिस्क्लोज करके चलोगे कि कौन सी एग्जाम्पशन और रिलैक्सेशन आप अवेल करके चल रहे हो। अगर एक एमएसएमई ऑप्ट करती है नॉट टू अवेल एनी वन और मोर ऑफ द एग्जाम्पशन, तो आपको कंप्लाई करना होगा फिर रेलिवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। मतलब कह रहे हैं आप कोई भी एग्जाम्पशन जो है, जो या रिलैक्सेशन जो है आपके जो अवेलेबल है नहीं अवेल करना चाह रहे, तो आप रिक्वायरमेंट जो है एएस की उसको फुलफिल करके चलेंगे। कह रहे हैं एक एमएसएमई ऑप्ट कर सकती है अवेल करने के लिए सर्टेन एग्जाम्पशन और रिलैक्सेशन फ्रॉम कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट जो प्रिस्क्राइब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, प्रोवाइडेड पार्शियल एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन या डिस्क्लोजर परमिटेड नहीं है। कह रहे हैं आप ऑप्ट कर सकते हो कि कुछ एक एग्जाम्पशन या रिलैक्सेशन अवेल करने के लिए फ्रॉम कंप्लायंस, बट उसने ये बोल दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पार्शियली क्या कर रहे हो, एग्जाम्पशन अवेल कर रहे हो या पार्शियल रिलैक्सेशन अवेल करके चल रहे हो। ठीक है। एंड डिस्क्लोजर जो है वो कहेंगे शैल नॉट बी परमिटेड, कि आप मिसलीड कर पाओ यूजर्स को, तो पार्शियल अवेलेबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट वन में उन्होंने क्या बता दिया कि एप्लीकेबिलिटी क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की फॉर द नॉन कंपनी एंटिटीज। तो उन्होंने बोल दिया कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन कंपनी एंटिटीज के ऊपर लगेंगे। उन्होंने आपको ये लिस्ट दे दी, लिस्ट उठा के देखोगे सारे के सारे स्टैंडर्ड जितने आपके हैं बेटा, ठीक है, सबके नाम लिखे हुए हैं। अब इन्होंने बोला कि जो आपकी लार्ज नॉन कंपनी एंटिटीज होती हैं, कह रहे हैं उनको तो सारे स्टैंडर्ड पूरी तरह से लगा के चलने हैं। कह रहे हैं लेकिन अगर आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी है, जिसको आप पहले लेवल 2, 3 और 4 बोलते थे, कह रहे हैं उसके अंदर उनको क्या करना है, कह रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी इन देयर एंटायरिटी। मतलब ये स्टैंडर्ड तो कह रहे हैं आपको बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है, लगेंगे नहीं। AS3 17, 20, 24, 3, 17, 20, 24। ठीक है। और मैंने आपको याद हो तो क्लास में एक तरीका भी बताया था कि कैसे याद रखेंगे ये लिस्ट। अब ये लिस्ट लेवल 1, 2, 2, 3, 4 में भी थी। 3 और 17 का टोटल 20। ठीक है, तो ये तीन याद हो गए। और दूसरा कौन सा है, 24। और क्या याद रखें, 24। AS18 जो है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर एंड AS28 कहेंगे वो एप्लीकेबल नहीं है एमएसएमई के ऊपर, जिसकी टर्नओवर, देखो इन्होंने पता कैसे ट्विस्ट कर दिया, इन्होंने से बेटा चीजें काफी हद तक वो रखी हैं जो आपने लेवल 1, लेवल 2, 3, 4 में पढ़ा हुआ है ना, इन्होंने काफी चीजें वैसी रखी हैं। बस इन्होंने तरीका थोड़ा चेंज कर दिया बोलने का। मतलब ये समझो पकड़ना कान ही है। बस पहले कान आप ऐसे पकड़ रहे थे, अब आप कान जो है ऐसे पकड़ रहे हो, दैट्स इट। ठीक है। क्या कहते हैं, देखो, अगर आपको लिस्ट याद हो तो लेवल चाहे 2 है, 3 है, 4 है, AS3, 17, 20, 24 तो किसी में भी नहीं लगते थे। वही चीज यहाँ कह दी, कह रहे हैं सारे एमएसएमई के ऊपर लेवल 3, 17, 20, 24 नहीं लगेंगे। AS18 और 28 कहते हैं कि आप अप्लाई नहीं करोगे इन एंटाइटी टू द एमएसएमई। कौन से वाले के एमएसएमई के ऊपर आप AS18 और 28 नहीं लगा रहे, कह रहे हैं जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जिसकी बोरोइंग किसी भी टाइम पे इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और जो कि होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं है एमएसएमई की जो कवर्ड अबव है। क्लियर है। फिर अब वो कहते हैं रिलैक्सेशन या एग्जाम्पशन फ्रॉम द सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर इन्होंने अब AS10 के रिगार्डिंग बोला है, AS11 के रिगार्डिंग बोला है, AS15 के रिगार्डिंग कुछ बोला है। हमने जब पहले भी ये टॉपिक कवर करा हुआ है, मैंने आपको बताया है ये चीजें कि बेटा इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एनीवन कि वो ऐसे पैराग्राफ याद रख पाए, एक एक पैराग्राफ की। अच्छा AS19 का ये वाला पैराग्राफ नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो आपको अगर सिर्फ इतना भी पता है कि कौन से वाले स्टैंडर्ड्स के अंदर आपको सर्टेन रिलैक्सेशन आर देयर, ठीक है, वो आपको नंबर भी अगर आपको पता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और ये नंबर आप देखोगे तो मोर लेस क्या है आपका सेम है। ठीक है। क्या था, AS10, AS11, AS15, उसके अलावा आपका AS19, 22, 26, 28 और 29। तो इनमें कुछ एक एग्जाम्पशन जो रिलैक्सेशन दी गई हैं। कह रहे हैं इन केस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंड नॉन कंपनी एंटिटीज, जनरली कह रहे हैं ट्रांजेक्शन होती नहीं है जो AS14 के अंदर कवर हो रही है, ठीक है, या AS27 में कवर्ड हो रही है, तो जनरली वहां पर होती नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं लगते हैं। हाउ एवर अगर है ना, अगर ऐसी ट्रांजेक्शन हैं तो फिर इनको ये स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा। AS21, 23, 27 के रिगार्ड में क्या बोल दिया गया, कहेंगे ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड होते हैं। और AS25 कह रहे हैं डू नॉट रिक्वायर अ नॉन कंपनी एंटिटी, कह रहे हैं ये एक नॉन कंपनी एंटिटी को नहीं बोलते कि आपको अपनी CFS बनानी है या इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी है। तो इस वजह से ये स्टैंडर्ड नॉन कंपनी एंटिटी को नहीं लगते।
ये लगेंगे तभी अगर उनको रिक्वायर्ड है या वो इलेक्ट करते हैं कि हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है या इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट देनी है। देन AS 22 की बात करके चलें, तो उसके अंदर कह रहे हैं कि कुछ पैराग्राफ्स क्या करे गए हैं, ऐड करे गए हैं। अब AS 22 के अंदर बेटा इन्होंने कुछ अमेंडमेंट करी है। ठीक है, अब AS 22 के अंदर जो अमेंडमेंट है वो मैं आपको जब AS 22 रिवाइज करवाऊंगा बेटा उसके साथ हम कवर करके चलेंगे। तो देर आर टू अमेंडमेंट्स इन योर सिलेबस। वन वाज ऑन द केस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर इन्होंने क्या चेंज करा, लेवल 2 3 4 को एक तो ये कर दिया, कहते हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज बोलने लग गए। कहते हैं अब दो ही कैटेगरीज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और लार्ज एंटिटीज। और इन्होंने जो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये वाली रखनी है कि जो AS 18 और 28 है वो MSME के ऊपर नहीं लगेंगे। एंटायरिटी किसके ऊपर, जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही, जिसकी बोर्विंग जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग काउंटिंग ईयर, और जो होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं है MSME की। बाकी बेटा AS 20 के अंदर देर आर टू पैराग्राफ्स विच हैव बीन एडेड। वन हैज बीन पैराग्राफ नंबर 2A, ठीक है, एंड अदर हैज बीन पैराग्राफ अदर एक आपका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर को लेकर कुछ इन्होंने चीजें कही हैं। ठीक है, सो ये चीजें जो है बेटा आपको मैं कवर करवा दूंगा, डोंट वरी, दीज विल बी कवर्ड। तो बेटा आपका ये क्या था, यहाँ पर आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बेटा जो अमेंडमेंट है वो आपकी कवर हो चुकी हुई है। सो इतना ही था। और AS 22 रिपीटिंग with revision I will cover the additional two paragraphs which have been added. So thank you बच्चों।